छत्तीसगढ़ अखबार के पाठकों और दर्शकों के बीच में मैं आज एक मनोवैज्ञानिक के साथ बात करने जा रहा हूं। डॉक्टर निमिषा। ये अहमदाबाद में बसी हुई हैं। पिछले 22 वर्षों से लोगों की उलझनें सुलझाने का काम कर रही हैं। और हाल के वर्षों में ये 16 बरस से ऊपर के जो लोग हैं उनमें से जिनको मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की जरूरत रहती है, तो वहां पर निमिषा का प्रोफेशन काम आता है। निमिषा लगातार सक्रिय रहती है। मैं इनको फेसबुक पर देखते रहता हूं। अपने इस पेशे से जुड़ी हुई कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, दूसरे मामलों में वो सक्रिय रहती हैं। बहुत सारे मनोचिकित्सकों के साथ मिलकर भी काम करती हैं। इनसे बात करने की जरूरत मुझको इसलिए लगी कि प्रेमी जोड़ों की आत्महत्या तो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह सुनाई देती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी हुआ ये कि सरगुजा में एक गांव में, छोटा सा गांव है, उस गांव में पिछले 1 डेढ़ महीने में 3 ऐसे लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से लड़की नाबालिग थी और 2 लड़के बालिग थे लेकिन उसकी उम्र के आसपास के थे। इन्होंने बारी बारी से एक एक करके आत्महत्या की। और मैंने जब उस बारे में पता लगाने की कोशिश की, वहां के सरपंच से बात की और लोगों से बात की, वहां जिन रिपोर्टर्स ने जाके कवर किया उनसे बात की, तो मुझको जो समझ में आया वो ये कि ये एक किस्म का लव ट्रायंगल था। इसमें से लड़की जो है वो शायद दोनों लोगों से मोहब्बत करती थी। उसमें से एक लड़का निराश हो गया जब उसको पता लगा कि लड़की का एक और प्रेमी है, तो पहले उस लड़के ने खुदकुशी कर ली। उसके बाद जब लड़की को पता लगा कि उस लड़के ने खुदकुशी कर ली है, तो उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। और उसके 1 या 2 दिन के भीतर इस तीसरे लड़के ने खुदकुशी कर ली जो इस लड़की के साथ मोहब्बत करता था। तो ये बड़ा तकलीफ देह प्रेम त्रिकोण था, जिसमें तीनों लोग 1 डेढ़ महीने के भीतर इस तरह से खुदकुशी कर बैठे। और प्रेमी जोड़ों की आत्महत्या तो मुझको हर हफ्ते कहीं ना कहीं सुनाई देती है, अपने आसपास के अखबारों में दिखाई पड़ती है। तो मुझको ये लगा कि मन की ऐसी कौन सी उलझन है, प्रेम का ऐसा कौन सा तनाव है, कौन सी कुंठा है, क्या है जिसको लेकर इतनी आत्महत्याएं हो रही है। और जिम्मेदार समाज के नाते हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि न सिर्फ प्रेमी जोड़े बल्कि उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त, उनके समाज के लोग ये भी समझ सकें कि क्या कोई तनाव इन नौजवानों के बीच इतना बढ़ रहा है कि जिससे वो ऐसा कोई खतरनाक कदम उठा सकते हैं। तो इस पे बात करने के लिए मैंने निमिषा से अनुरोध किया था और वो हमारे लिए समय निकालकर आज मौजूद हैं। निमिषा, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार सुनील जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए निमंत्रित किया है। जी। मैं काफी और आभारी हूँ। और और आप इस खबर को पढ़ भी चुकी हैं। आपने मैंने कुछ जानकारी आपको भेजी थी, आप उसको देख चुकी हैं। जी, आपको क्या लगता है कि नौजवानों में इतना तनाव क्यों हो रहा है कि अभी तो शादी की उम्र निकली भी नहीं थी, अभी प्रेम की भी उम्र बाकी थी, शादी की भी उम्र बाकी थी। ये 18-20 साल की उम्र में अगर दो दो तीन तीन लोग प्रेम में इस तरह से खुदकुशी कर रहे हैं, तो किस वजह से इतना तनाव हो रहा है? सुनील जी, जब हम लोग अपने फिजिकल या जैसे कहते हैं शारीरिक डेवलपमेंट को देखते हैं, जब हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बचपन से बड़े होते हैं, तो 12 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र जो होती है वो अगर आप ऐसे समझिए और देखिए अपने आसपास, तो ये टाइम पे बच्चों का काफी सारा डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही होती है। और ये समय पे ही उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, या जो वो बहुत सारी अपनी शरीर में बहुत सारे बदलाव देखते हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स उनकी बॉडी में चेंज होते हैं, और सही व्यवस्थित तरीके से आते हैं। और उनका हम लोग जैसे गुजराती में कहते हैं उछेर होता है, या उनका बहुत डेवलपमेंट होता है। और इन्हीं इसी समय में बहुत सारी समाज से जुड़ी हुई मान्यताएं और बहुत सारा उनका जो आसपास का एनवायरनमेंट है, आसपास की जो सोच है, जो बहुत सारे आप
नोटिस करेंगे अगर अपने आसपास कि 10 साल के बच्चे तक हम काफी हद तक बहुत उसको फ्रीडम देते हैं, 11-12 तक भी उसका कहीं भी कैसे भी घूम रहा है, कपड़े पहन रहा है, हम कुछ नहीं कहते। पर 12-13 साल के बाद जब उनके अंदर अडोलेसेंस या प्यूबर्टी आता है और उनके शरीर में काफी बदलाव आते हैं, जैसे लड़कों की मूंछ बढ़ने लगती है, बगल में बाल आ जाते हैं, सीना चौड़ा होने लगता है, इवन जो बाकी शरीर का डेवलपमेंट होने लगता है, लड़कियों में भी बहुत बदलाव आता है। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही फ्रेजाइल या बहुत ही नाजुक सी उम्र है। आप नोटिस करेंगे कि इस समय बच्चे बहुत इमोशनली बहुत अफेक्टेड रहते हैं, मतलब बहुत जल्दी उन्हें, आप अगर आसपास भी अपने देखिए बच्चे खेलते हुए प्लेग्राउंड में, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाएंगे, छोटी सी बात पे हंसने लगेंगे, तुरंत भूल जाएंगे, तुरंत कुछ और याद आ जाएगा, ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो अवस्था है, ये जो उम्र है, ये उस समय बहुत सारे ऐसे बदलाव आ रहे हैं उनके अंदर, जब एक तरह से बचपन जा रहा है और बड़प्पन आ रहा है। और ये बहुत ही नाजुक पड़ाव है जीवन का। और यहाँ पे अगर उनको अपने से ऑपोजिट सेक्स या अपने से किसी दूसरे इंसान से बहुत ज्यादा प्रेम या लागणी हो जाती है, तो उस इमोशन को, उस भावना को हैंडल करने के लिए उन्हें अक्सर मदद की जरूरत होती है। और हमारे, आप इंडिया का कल्चर देखिए, इंडिया का हमारा जो काफी सारा जो पेरेंटिंग का या बच्चों से डील करने का तरीका है, काफी हद तक कुछ सालों से अब उसमें बहुत बदलाव आया है। पर अगर मैं आपसे ही पूछूं कि क्या आपकी उम्र में बहुत से ऐसे टॉपिक्स थे, 20 साल, 25 साल पहले, 30 साल पहले, क्या आप उनके बारे में माँ बाप से खुल के बात कर पाते थे? कभी नहीं। या, हाँ, और आज भी ऐसा नहीं है कि ये जो बाउंड्री है ये कंप्लीटली टूट गई है, ये जो, लेकिन धीरे धीरे अब ये बाउंड्री थोड़ा सा अफेक्ट हो रही है। अब बच्चे सामने से या माँ बाप भी सामने से आके एक दूसरे के इंटरेस्ट और एक दूसरे के अट्रैक्शन, उनको किसी से आसक्ति हो गई है अगर, तो उस बारे में पूछते हैं, बात करते हैं, नोटिस भी करते हैं हमारा बच्चा कुछ ज्यादा ही इससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है। तो ये बहुत ही एक रुचि, आप रुचिकर स्टेट है अगर आप देखो तो। इस समय हमारे इमोशंस यानी भावनाएं धीरे धीरे परिपक्व हो रही हैं, हमारी मान्यताएं बदल रही हैं, हम चीजों को एक पक्के तौर पे समझना शुरू कर रहे हैं। दोस्ती क्या होती है, प्यार क्या होता है, मीडिया यानी मूवी में जो बहुत कुछ दिखाया जाता है उसका असर हम ले रहे होते हैं ये एकदम से। ये ये हालत जो है ये अधिकतर बच्चों में होती है या तकरीबन तमाम बच्चों में होती है ये? अभी अगर आप मेरे से अभी का सिनारियो पूछेंगे तो मैं कहूंगी 80 से 90% बच्चों में आज बहुत सारा भावनात्मक कोलाहल दिखाई दे रहा है। आप इसको ये भी कह सकते हैं सुनील जी कि हमारे इंडिया में या हमारे इवन आप एशियन इंडियन कल्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है पिछले 20-30 साल में। आपने खुद भी समझा है इस बात को कई बार, आप, मैंने सुना है आपको बोलते हुए कि जॉइंट फैमिलीज या जो जुड़ी हुई फैमिलीज में बच्चे रहते थे और अब जो न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे रहते हैं, जी। उससे बच्चों के देखभाल में और बच्चों के बड़े होने में काफी बदलाव आ गया है। हाँ। उनको बहुत सारी सेफ्टी और बहुत सारा बातचीत करने का जो एनवायरनमेंट मिलता था पहले, वो आज नहीं मिलता है। हम्म। जैसे मैं अभी 48 साल की हूँ, तो मैं बहुत प्यार से कह सकती हूँ कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ। ऐसा कहूंगी कि इस समय हमारे समाज में जो बहुत सारे 30-40 साल से बहुत बदलाव आए हैं, हम्म। बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। सिर्फ हम्म। खाली अर्बनाइजेशन नहीं बढ़ा है, हम्म। उसकी वजह से घर की लेडीज या माएँ या वुमेन फिगर अब हम्म। बहुत बिजी हो गई हैं, काम करने लगी हैं। हम्म। काफी सारा भावनात्मक बदलाव आया है। हम्म। इमोशनली बच्चे जितना स्टेबल और हम्म। स्ट्रांग फील करते थे, सपोर्टेड फील करते थे, कोई हम्म। ना कोई फैमिली में होता था जिससे वो कनेक्ट हो जाते थे, हाँ। उससे अपना दोस्ती जैसा हो जाता था, कोई चाचा या हम्म। बुआ या हम्म। मामा जिससे वो क्लोज होते थे। हम्म। आज वो सारी चीजें काफी रिड्यूस हो गई हैं। हाँ। और ये एरिया में बच्चे कई बार ट्रस्ट या एंजाइटी से बहुत सफर कर रहे हैं इस समय। उनको या तो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं क्योंकि वो बहुत एंग्शियस हैं, हम्म। चिंता तुर हो जाते हैं। हम्म। और इस चिंता तुर स्टेट में कई बार वो अपने इमोशंस के आवेग से बहुत अफेक्ट होते हैं।
तो हम लोग जब भी सुसाइड की बात करते हैं तो हम एक चीज समझते हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर एंगल है जिसको आप हिंदी में अपनी तरह से आप समझा लीजिएगा। जी। भावनात्मक संचालन कह सकते हैं, आप उसको इमोशनल रेगुलेशन कह सकते हैं। हम्म। हम अपने अलग अलग भावनाओं को कैसे मैनेज करते हैं, हाँ, नियंत्रित कैसे करते हैं। कैसे हम उनको संचालित करें यानी हाँ, मैंने। रेगुलेट करें। कि जी। अगर मुझे गुस्सा आए जी। तो मैं गुस्से में के आवेग में बह के क्या कर सकती हूँ, हाँ। या कोई बच्चा क्या कर सकता है, इसमें फर्क होगा। हम्म। उसी तरह से बच्चों में भी ये संचालन या ये स्किल सेट हम्म। बहुत कम एज से अभी बिल्ड होने की जरूरत है। हम्म। इसमें क्योंकि बहुत सारा नहीं है काम वो। होना इंडिया में बाकी है। और हम्म। हमारे अ, ये जो सुसाइड का मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, हम क्लिनिक में भी बहुत सारे केसेस से डील करते हैं। हम्म। जब मेरे पास सुसाइड के केसेस आए होते हैं, अटेम्प्टेड सुसाइड के, और हम्म। हमें उन्हें हेल्प करनी होती है, मैं हम्म। आपको दिल से बता रही हूँ, उन दिनों पे मेरी भी नींद खराब होती है। हम्म। कई बार दिल में इतना डर होता है कि आज हम जिससे बात कर रहे हैं, हाँ, कल वो हॉस्पिटल में अगली है। अगली बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। तो हमें बहुत ही अलग प्रकार का तरीका अपनाना पड़ता है इनके साथ काम। जी। ठीक है। जी। ओके। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा उसका ये कारण है कि ये जी। बहुत एक अ, बदलाव का समय है। और जी। उसमें हमारा कोई भी जो भावनात्मक डिसीजन होता है या हम्म। भावनाओं में बहकर लिया हुआ जो एक कंक्लूजन होता है, वो हम्म। हमें काफी हद तक सुसाइड की तरफ कई बार ले जाता है। हम्म। और हम लोग जब भी ऐसे बहुत सारे बच्चों या क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, पेरेंट्स के साथ भी काम करते हैं, तो हम अगर उस एरिया पे काम कर पाए कि बच्चा जितना डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है दूसरी हम्म। चीजों से, हम्म। और वो अपने आप को इमोशनली आइसोलेट कर रहा है हम्म। या बहुत गलत कंक्लूजन्स निकाल रहा है अपने जी। दिमाग में, जी। अगर हम उस पर काम कर पाए, और बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत दिन रात की मेहनत लगती है इसमें। हम्म। दूसरी बीमारियों या दूसरी तकलीफों से बिल्कुल अलग है ये एरिया। जी। और बहुत ज्यादा इसमें तवज्जो लगता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हमारी फील्ड में काफी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो इसमें काम करने से डरते भी हैं। हाँ। हाँ। जी, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का है। मतलब मैं मुझे मुझे याद है, मैं सालों पहले सैटेलाइट करके अहमदाबाद में एरिया है, वहां काम कर रही थी। हाँ। उस मैं वहां पास में पुलिस स्टेशन था। तो हम्म। अक्सर ऐसा होता था कि कभी कोई केस हो गया है ऐसा, और उन्होंने अटेम्प्ट किया है और वो स्कैनर में आ गए पुलिस के, तो अक्सर हमारे पास फोन आता था कि मैडम आपने इनसे फोन पे बात की थी, तो आप बताएं कि हाँ। क्या। तो हमें काफी सारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो डिटेल्स हैं वो डॉक्यूमेंट करनी पड़ती हैं। अच्छा। हम हम सबको नहीं दे सकते, लेकिन हाँ। पुलिस, पेरेंट्स, डॉक्टर्स, इनकी बात अलग है। जब जान की हानि की बात आती है तो हमें फिर ये राइट है कि हम उस बारे में हाँ। हेल्प करने के लिए कोशिश हाँ। करें। हाँ। ऐसा बहुत बार हुआ है सुनील जी कि रात के 1 बजे 2 बजे किसी ने कॉल किया है, हम्म। और वो रिवर फ्रंट करके एक जगह है अहमदाबाद में, हाँ। घूम रहे हैं, नया नया रिवर फ्रंट बना है, और हाँ। वहां पे अभी उतनी ज्यादा सेफ्टी नहीं की थी गवर्नमेंट ने। हाँ। तो वहां कोई घूम रहा है, और हम्म। मैं 2 घंटे 3 घंटे उनके साथ फोन पे लगी हुई हूँ, और हम्म। दूसरे फोन से पुलिस को किसी तरह से उनके किसी प्यार प्रेम करने वाले को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। फेसबुक पे ढूंढ रही हूँ उनका नाम डाल के कि कौन है, इसको हम्म। मेरा नंबर कहाँ से मिला। और हम्म। फिर पास के थाने को पकड़ रही हूँ कि भाई यहाँ कोई घूम रहा है। हम्म। उसी में उनको फिर, उसके बाद वो अगर बच गए हैं हम्म। अच्छे से, घर आ गए, तो हाँ। उसके बाद फिर बाकी का प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं, उनको हाँ। किसी दवा के लिए अगर जरूरत है। तो बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट और हाँ। बहुत ही मेहनत वाला काम है ये वाले, यू एक नो। एक चीज मेरे दिमाग में आती है निमिषा, जिस घटना से हमने ये बातचीत शुरू की है, एक गांव के 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली। अब मुझको ये लगता है कि ये वो गरीब बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, गांव के हैं, गरीब हैं। इनको तो किसी तरह की कोई काउंसलिंग, कोई नसीब हो नहीं सकती। इनको अपने स्कूल के टीचर्स से भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिल सकता। सरकारी स्कूल के टीचर्स की लिमिटेड दिलचस्पी रहती है। माँ हम्म। बाप या परिवार भी काउंसलिंग की हालत में नहीं रहते। इस हालत में हम किससे उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदुस्तानी गरीब ग्रामीण बच्चों की बच्चों की मदद अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है सुनील जी। 2005-06 में गुजरात गवर्नमेंट का एक 2 साल का प्रोजेक्ट था मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, और उसमें हमारे पास फंडिंग थी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ नेदरलैंड्स। हम्म।
और इसमें हमारा प्रयत्न था कि हम गांव में, रूरल एरियाज में ले काउंसलर्स बनाने की कोशिश करें। अच्छा। अब ये ले काउंसलर्स क्या होते हैं कि जब आप ह्यूमन बिहेवियर या इंसानों की प्रवृत्ति या उनके बिहेवियर की बात करेंगे, तो आपको अक्सर ऐसे लोग मिलेंगे जो थोड़े शांत हैं, थोड़े ज्यादा उत्तेजित हैं, या आपको अलग अलग वैरायटी के लोग दिखाई देंगे। तो इसी तरह से गांव में भी है सब, कि ज्यादा किसी बात पे बहुत भावनात्मक होकर झगड़ा कर लिया, या गुस्से से बात नहीं कर रहे हैं किसी से जल्दी जल्दी। तो ऐसे बहुत सी हैं हम्म। व्यक्तित्व जो गांव में भी दिखते हैं। पर क्योंकि नेचुरली हमारे गांव में और ग्रामीण में एजुकेशन या लिटरेसी उतनी हाई नहीं है, और बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूँ आपसे कि आई एम श्योर छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी जगहों पे साइकेट्रिस्ट या मनोचिकित्सक नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं है। आप मैं आपसे बतलाता हूँ, रायपुर शहर के जो सबसे पुराने और सबसे मशहूर साइकियाट्रिस्ट हैं, हम्म। उनको गर्मी के मौसम में बाहर शामियाना लगवाना पड़ता है सड़क किनारे। हम्म। और लोग उनके यहाँ 25-25, 30-30 लोग बैठे रहते हैं, जो भीतर के वेटिंग हॉल के बाद है। हम्म। मैं नहीं जानता कि वो किस तरह से इतने लोगों से जूझ पाते हैं, कैसे इतने लोगों को सुन भी पाते हैं। बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत बुरी तरह से कमी है। साइकियाट्रिस्ट की, काउंसलर की बहुत कमी है। और मैं लगातार ये लिखते आ रहा हूँ कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को काउंसलर तैयार करने के लिए नए कोर्सेज चलाने चाहिए। सरकार को जिन लोगों को हायर कर लिया है, नौकरी पे रख लिया है, उनको ऐसे कोर्स करवाने चाहिए। 2 साल के, 3 साल के काउंसलिंग के ऐसे कोर्स हों, ताकि हम्म। उनकी उपलब्धता बढ़े। आज आज बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। यानी सही बात है। बहुत यानी सारे आज भी भारत के ऐसे बहुत सारे छोटे छोटी जगहें हैं जहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जी। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ही बहुत ज्यादा अज्ञानता है, तो मानसिक स्वास्थ्य तो दूर की चीज है। लेकिन हम काफी डेवलप हो रहे हैं। तो ये गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो ये प्रोजेक्ट था, ये हाँ 2 साल की पायलट स्टडी थी। मैं हाँ। इनफैक्ट चाहूंगी कि अगर आपको IIM अहमदाबाद की साइट पे ये मेंटल हेल्थ स्टडी मिले तो आप ठीक। इसे पढ़िए। हाँ इन्होंने जरूर। काफी सारा मटेरियल प्रिंट आउट किया, हम्म। गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में। और हम्म। ये बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे। हम्म। बैंगलोर में जो हमारा गॉड इंस्टीट्यूट है, हाँ निम्हांस, हाँ। वहाँ के हेड्स थे यहाँ पे डॉक्टर किरण राव, हम्म। डॉक्टर आई थिंक और है डॉक्टर मोहन, समथिंग लाइक दैट, मोहन आइजैक। डॉक्टर ठीक। मोहन आइजैक बहुत साल पहले ये उस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे। हम्म। और गुजरात के 14 NGOs, इसमें 14 शामिल थे। इसमें शामिल थे। और हम्म। ये पायलट स्टडी थी मेंटल हेल्थ तो के स्तर को स्टडी करने के लिए। और हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जो, हम्म। क्योंकि मैं इस, एक NGO है आगा खान हेल्थ सर्विसेज, हम्म। उसमें मैं वो टाइम पे 1.5-2 साल प्रोग्राम मैनेजर थी। हम्म। वो मेरा, जिसे आप कह सकते हैं कि NGO में और कम्युनिटी में काम करने का एक बहुत ही रिच टाइम रहा है। तो हाँ। उस समय मैं इस प्रोजेक्ट में थी और मेरे अंडर में अराउंड 7 से 8 काउंसलर थे। और हम्म। हमने बहुत बड़े बड़े जिले लिए थे गुजरात के, जिसमें हम इसको कर रहे थे। और यहाँ हमने एक कॉन्सेप्ट लाया था कि ले काउंसलर्स को ट्रेन कीजिए। तो हम्म। कम्युनिटी में जो सरपंच होते हैं, हम्म। उनकी मदद से हम लोगों ने आंगनवाड़ी वर्कर्स, हाँ। हमने अंदर अंदर लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो कि कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं वॉलंटरी, और हम्म। जिनका एक्चुअली ऑलरेडी गांव के लोगों से बहुत बातचीत करना या मिलना होता है, और हम्म। गांव वाले भी उनकी कोई बात सुनते हैं, मानते हैं, थोड़ा प्रभाव है उनका, हाँ किसी भी तरह, जैसे पोस्ट ऑफिस मास्टर, हाँ। स्कूल टीचर या स्कूल हेड मास्टर, ऐसे लोगों को हमने हम्म। अपने इस प्रोजेक्ट में वॉलंटरी तरीके से लिया था। हम्म। और उनको हमने ट्रेनिंग दी थी हम्म। 3 से 4 महीने की। और अच्छा। हमने उनको काउंसलिंग के बारे में और मानसिक बीमारियां क्या होती हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई कीजिए, हम्म। कैसे उनको कन्विंस करके बाहर इलाज के लिए भेजिए, एटलीस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक तो भेजिए। हाँ। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के जो डॉक्टर थे, हमने उनके लिए भी मानसिक बीमारियों की ट्रेनिंग की थी। हम्म। और हमने उनको भी हेल्प किया था कि वो भी समझें कि ये कितना जरूरी है कि जी। अगर कोई पेशेंट आपसे फिजिकल हम्म। तकलीफ बता रहा है और हम्म। उसमें आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो जरूर मानसिक बीमारी की तरफ मैं जा रहा है। निमिषा यहाँ पर एक चीज आपसे समझना चाहूंगा
कि ये लक्षण पैदा होने के पहले रोकने का भी कोई जरिया होना चाहिए। कि जैसे बच्चों का, उनके शरीर के बारे में एक एजुकेशन हो, उनकी शारीरिक मानसिक जानकारी इतनी रहे कि वो समझ सकें कि मैं वो किस दौर से गुजर रहे हैं, उनके भीतर क्या चेंजेस आ रहे हैं। आज तो मुझको ऐसा लगता है, जब आप बतला रही हैं कि इस एज ग्रुप में ऐसे चेंज आते हैं, तो मुझको लग रहा है कि हाँ, मैं सचमुच याद कर रहा हूँ कि शायद ऐसे चेंज आए रहे होंगे। शायद कोई मोहब्बत में जल्दी पड़ गए होंगे, शायद अपने बदन को लेकर परेशान रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान में कोई सेक्स एजुकेशन तो है नहीं, क्योंकि सेक्स को एक गंदा शब्द मान लिया गया है। तो यहाँ कोई सेक्स एजुकेशन है नहीं, उसको भारतीय संस्कृति के खिलाफ जोड़ दिया जाता है, धार्मिक संगठन उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये हो नहीं पाता है बच्चों का एजुकेशन। मुझको हम्म। लगता है कि शारीरिक शिक्षण अगर नाम रहता इसका, तो शायद एक बार लोग इसको बर्दाश्त कर लेते। लेकिन जहाँ सेक्स शब्द जुड़ गया है एजुकेशन के साथ, तो हिंदुस्तानी जो कि सारे के सारे लोग पैदा तो सेक्स के वजह से ही हुए हैं, बिना सेक्स कोई पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन उनको सेक्स शब्द सुनने से सख्त परहेज दिखता है। उनको लगता है कि ये तो कहीं से वेस्टर्न कल्चर से आ गया है, और ये हमारे देश में वैलेंटाइन डे वगैरह पे कहीं से घुसा होगा सरहद से। ऐसा लगता है बिल्कुल उनको सेक्स के बिल्कुल बारे में। बिल्कुल। तो मैं ये समझना चाहता हूँ, आप जो कह रही हैं कि बच्चों को जब तनाव रहे, कुछ रहे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। क्या इस तनाव को पैदा होने से रोकने के लिए कोई एक हेल्दी तरीका हो सकता है समाज का? मैं ऐसा कहूंगी, देखिए पहला जो सवाल आपने इसके पहले पूछा ना कि निमिषा सरकार क्या कर सकती है या हम क्या कर सकते हैं, तो वो सवाल जो ये था कि हम एक बेसिक लेवल पे बहुत ही गांव में जगह जगह पे जाकर इसके कंपल्सरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कैंप्स लगा सकते हैं, जहाँ पे 50-50 50-50 की भीड़ में, हम्म। ग्रुप में आप लोगों को एजुकेट करिए, और उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने पढ़े लिखे हैं क्या है। तो जब हम ये करेंगे तो उसमें एक ऐसी माँ भी होगी छोटा सा बच्चा होगा जिसका, उसमें एक ऐसा बाप भी होगा जो कि शायद एडिक्शन में है या दारू पीता है या कुछ करता है। तो ऐसे बहुत सारे लार्जर ग्रुप इंटरवेंशंस हो सकते हैं। हम्म। और दूसरा कि अभी भी बहुत डिफिकल्ट है हमारे यहाँ, जितनी बीमारियां और परेशानियां फैली हुई हैं इस समय, पॉपुलेशन और हमारी बड़ी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देख के सुनील जी, उसके सामने मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहुत कम है। अब बहुत ही कम है। बहुत कम है हमारे ऊपर। अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, आपको लगा मैं कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, बात सही है। लेकिन मैं टेक्निकली मेरा काम जो है वो इतना ज्यादा ओवर पावरिंग है, और मैं 30 से 40% काम करती हूँ, और फिर मैं 70% अपने आप का अपना ध्यान रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करूंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो ये ठीक है। हीलिंग तो हीलिंग प्रोसेस है आपका अपने आप के लिए। जी, तो अभी हमें क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि डिजीज का बर्डन इतना ज्यादा है। जब से कोरोना अभी रिसेंटली जो आया गया, मैं कंटिन्यूअसली वेटिंग में जा रही हूँ। हमेशा 10 से 12 लोग वेट कर रहे हैं, 10 से 12 लोग राह देख रहे हैं कि मैम को मैंने मैसेज किया है, मैम कब। मैं रिफर कर देती हूँ, मैं दूसरों के पास भेज देती हूँ, वहां से घूम के वापस आ जाते हैं कहीं और, गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी कि मैम आपने कहीं और क्यों भेजा। मुझको ये लगता है निमिषा कि ये जो लोग आप तक पहुंच पाते हैं और आगे पीछे समय पाते हैं, ये भी एक बड़ी माइनॉरिटी है। ये नहीं, अधिकतर बहुत लोग तो माइनॉरिटी पहुंच है, नहीं क्योंकि मैं एक पाते। पर्टिकुलर क्लास में ही काम कर पा रही हूँ अभी। हम लोग जब यंग थे, फ्रेशर थे, तो उससे हमने बहुत सारा कम्युनिटी वर्क किया, बहुत सारी चीजें की। पर अब सीनियर होने की वजह से हम एक पर्टिकुलर क्लास और क्रीड में ही अवेलेबल है। हाँ। हम हर एक कोई हमें अफोर्ड नहीं कर पाता है, हमारी क्लिनिक के बारे में उनको पता नहीं है। हम बहुत सारे ऐसा कैंप का जो काम हम करना चाहते थे यंग डेज में, वो हम आज नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें समय बहुत लग जाता है, टाइम बहुत लग जाता है। और समय जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है, क्योंकि अगर मैं 1 घंटे 2 घंटे इधर उधर अपना लगाऊं जाने में आने में, तो जी। उतने में मैं शायद मतलब 2 क्लाइंट्स देख लूं, और हाँ। 2 देख लूं तो मैं उनकी जिंदगी के साथ आगे बढ़ूं और हाँ। उसमें कोई बदलाव ला सकूं, मदद कर सकूं। तो मैं अभी उसको बहुत प्रायोरिटाइज करती हूँ कि मैं अपना समय कैसे बिताऊं। पर अब ये लिटरली हमारे हमारे इंडिया में सुनील जी, आज भी मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहुत कम है।
हाँ। स्टिग्मा तो है ही है। देखिए आपने सेक्स की बात करी, हम्म, सेक्स तो ठीक है, चलिए कल्चर के हिसाब से, हम लोग का जो कल्चर है उसके हिसाब से धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहा है। पर मैं कभी कभी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कई बार बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मीडिया सतत कुछ प्रयास कर सकता है और उसके पास इतनी पावर है कि हाँ। वो इतने लोगों तक पहुंच जाता है, हाँ। पर फिर भी मीडिया बहुत ही हल्के फुल्के टॉपिक्स पकड़ता है। जैसे मोदी जी क्या कर रहे हैं, हम्म। ये मंत्री क्या कर रहा है, वो मंत्री क्या कर रहा है, किसका बच्चा भाग गया, किसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब इंडिविजुअल लेवल पे हम्म। कई बार मानसिक स्वास्थ्य को लेके बहुत कैजुअल है। बहुत कैजुअल। बहुत बहुत कैजुअल है, कैजुअल। मतलब जैसे हम तो चलिए उसके प्रोफेशनल हैं, जैसे आप न्यूज के प्रोफेशनल हैं तो आप न्यूज को लेके सीरियस होंगे, आप उसको लेके पर्टिकुलर है, आपकी रोजी रोटी है, मेरी ये रोजी रोटी। पर मैं हमेशा एक प्रश्न लोगों से पूछती हूँ कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या जिससे हमारा पूरा शरीर अफेक्ट होता है, जीवन अफेक्ट होता है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके हम इतने कैजुअल कैसे रह पाते हैं। मतलब ये टिपिकली मैं अगर आपको बोलूं तो स्वयं से प्रेम ना कर पाना या स्वयं को जैसा है वैसा एक्सेप्ट ना कर पाना, ये उसका रिजल्ट है। हाँ। कि हमें कई बार पता है कि हमें फोन उठाकर किसी से बात कर लेनी चाहिए, दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन हम अपनी ईगो में नहीं करेंगे। हम्म। हम एक बड़ा सा वर्ड अपने ऊपर लगा देंगे, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं, हम्म। अभी सही टाइम नहीं, हम्म। अभी वो फोन नहीं। लेकिन ऐसे करते करते हमारे रिश्तों में बहुत दूरियां आ गई हैं। बिल्कुल। हम अपने भाइयों से, बहनों से, रिश्तेदारों से, परिवार से इतने दूर होते जा रहे हैं। हम्म। किसके नाम पे? पैसा कमाने के नाम पे, शोहरत और बिजी होने के नाम पे। हमारे घर में ही दूसरे कमरे में हमारा बच्चा है हम्म। और वो परेशान है या वो किसी से बात नहीं कर रहा है, मुंह फुला के घूम रहा है, तो हम पेरेंटिंग में स्ट्रिक्ट या पेरेंटिंग में बहुत सही हैं इस हम्म। नाम से उससे पास नहीं जाएंगे बात करने। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। बहुत हो रहा है ऐसा कि ये जो अनजान बन के रहने का नाटक चल रहा है ना हमारी पूरी सोसाइटी में। हम्म। अनभिज्ञ हैं हम, हाँ। अनजान है हाँ। हम, लिटरेट भी है ना तो भी हम्म। हम बहुत अनजान है, क्योंकि जी। हमारी ईगो को उससे कहीं कोई बल मिलता है इस बीच। हम्म। हम अपने आप में कोई त्रुटि या हाँ। खराबी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। हम्म। आपने ये सुना होगा कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है? हम्म। एग्जिट इंटरव्यूज। अच्छा। सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट्स की बात कीजिए आप, मैं क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग्स करती हूँ कॉर्पोरेट्स में, तो हम्म। यहाँ पे सबसे तकलीफ वाला समय क्या है हम्म। कि लोगों को परेशानी है पर हम्म। वो अपने एग्जिट इंटरव्यू में कुछ नहीं बोलेंगे, हम्म। क्योंकि उनको इस बात का डर होता है कि हम जो बोलेंगे उससे हमारी सैलरी तो नहीं रुक जाएगी। हम्म। तो इतने अलग अलग पड़ाव और इतने अलग अलग डर है मानव जीवन में कि हम्म। हम अक्सर खुल के बात करना या हम्म। ठीक से किसी टॉपिक पे अपने दिल की बात कह पाना नहीं कर पाते। सो मैं मुझे नहीं। बहुत बार डाउट होता है कि क्या हम अकेले भी जब होते हैं तो हम्म। हम रियल होते हैं या किसी ना किसी एक्टिंग या फसाड में होते हैं। और जब हम ये कर रहे हैं तो हमें देखने वाले बच्चे जो हमारे आसपास पल रहे हैं उनके सामने कैसा रोल मॉडल है, हम्म। हम कैसा रोल मॉडल बन रहे हैं अपने बच्चों के सामने। आप सोच के देखिए, हम्म। हमें कितनी झूठ बोलने हैं, हमें हम्म। किसके सामने, बॉस के सामने ऐसी एक्टिंग करनी है कि हम उसे बहुत पसंद करते हैं। हम्म। किसी ने हमें फीडबैक दिया तो हमें फिर भी चिल आउट, चिल्ड दिखने की एक्टिंग करनी है। हमें इतने एक्टिंग करनी है हर जगह ठीक दिखने की, नॉर्मल दिखने की, स्वस्थ दिखने की, कि हम अंदर अंदर से कहीं अपने ही प्रति सच्चे नहीं। हम्म। लोग, आप और मैं आज परिपक्व हैं, वाइज हैं, अडल्ट हैं, और हमारे अंदर के कितने फियर्स होंगे जो आज हम बात कर पाए। हम्म। पर एक छोटी उम्र में जब हम छोटे थे तो क्या हम इनके बारे में बात कर पाते थे ओपनली? क्या हमसे कोई पूछता था या कोई हमें बैठा के ये भावनात्मक कनेक्शन कर पाता था? नहीं। एटलीस्ट मैं अपना बता सकती हूँ आपको कि मैं एक बहुत ही ज्यादा भली और बहुत ही हैप्पी फैमिली से हूँ। किसी प्रकार का डिस्फंक्शन नहीं देखा कभी, खाना पीना, फ्रीडम सब मिला, बहुत प्यार मिला। और हम्म। फिर भी मेरे अंदर ये एंजाइटी रही। हम्म। शायद मेरी माता जी को जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो मुझे भी एंजाइटी आई। देखिए मेरे नखून नहीं बढ़े कभी, देखिए अच्छा। मैंने इतने तो काटे चबाने जब का। मैं छोटी थी, चबाती थी जी। अब हम्म। बहुत साल हो गए, लेकिन बहुत, हम जब खुद पढ़ने लगते हैं, जब हम्म। हम थेरेपी सीखे, जब हम काउंसलिंग सीखे, तब हम समझे कि हमको एंजाइटी रही है।
और एंजाइटी से हमको डील करना सीखना है। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग डॉक्टर होके सिर्फ दूसरों का ही इलाज करते हैं, हम खुद पे भी बहुत हमें काम करना बनता है। हम्म, हमारी खुद की बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। जैसे लड़कियां काम ही नहीं करती, मैं जिस परिवार से आई हूँ वहां लड़कियां काम नहीं करती, अच्छा। ठीक है, तो बहुत ही प्रोटेक्टिव रहती हैं, हम्म, शादी वादी करके पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छे से करती हैं। लेकिन लड़कियां बाहर जाएं पढ़ाई करने, लड़कियां नौकरी करें, हम्म, लड़कियां अकेले गाड़ी चलाएं, हम्म, लड़कियां, तो ये बहुत सी मान्यताएं थी जिनको मैंने मैं कह सकती हूँ कि परास्त किया है अपने सिस्टम में। और हम्म, आज मैं बहुत ही अपने आप में बहुत हेल्दी फील करती हूँ। हम्म, तो ये जो मैं आपको सफर बता रही हूँ ना, ये हम्म, हर इंसान का यूनिक है, हाँ हर बिल्कुल। बच्चे का यूनिक है। और बिल्कुल। ये शुरू कहाँ से होगा? जब हमारे परिवार में हम एक दूसरे से इस तरह से जुड़ पाएंगे। हम्म, मैं बहुत सी चीजों में रिबेल रही हूँ सुनील जी, तो हम्म, हो सकता है मेरे पिताजी को उस टाइम पे गुस्सा आता होगा मेरे ऊपर, हम्म, लेकिन आज वो मेरे को बहुत प्राउड फील करते हैं कि ये हमारी बिटिया जो है ये सही रास्ते पे बहुत अच्छी चल रही है। हाँ बहुत अच्छा। जब और पहली बार मैंने बोला मुझे लखनऊ छोड़ना है पढ़ाई करने में, तो हम्म, बिल्कुल खुश नहीं हुए, अच्छा नहीं था उनके लिए। हम्म, लेकिन फिर अब वो देखते हैं कि ये राह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, हम्म, उन्हें बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, देखिए हम यहाँ पे किसी और का एग्जाम्पल नहीं दे सकते, हमारे पास एक कॉन्फिडेंशियलिटी नॉर्म होती है, हम दूसरों के केसेस के बारे में आपसे बात नहीं कर हाँ, सकते। और हाँ, अक्सर हम ऐसा देखेंगे अपनी बहुत सारी जनता में, पॉपुलेशन में, कि बच्चों में धीरे धीरे एक जो पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए हम्म, वो बहुत कम है। यानी कि भावना तो उनको फील होंगी, पर हम्म, उनको कैसे मैनेज करना है वो भावनाओं, और ये स्किल सेट है हम्म, जिसको हम कहते हैं ईक्यू ट्रेनिंग। अच्छा। ईक्यू ट्रेनिंग, अच्छा। इमोशनल इमोशंस को रेगुलेट कर पाना, हाँ, इमोशंस के बारे में उनके आवेग को समझ पाना, हाँ, उसको ये आइडेंटिफाई कर लेना कि हम्म, जैसे मम्मी ने मुझे डांटा, हम्म, तो मुझे जो फीलिंग आई हम्म, उसका नाम क्या है? हम्म, मुझे क्या मम्मी से द्वेष हुआ? हम्म, क्या मुझे मम्मी के ऊपर गुस्सा आया? हम्म, क्या मुझे ऐसा लगा, गिल्टी फील हुआ जो मम्मी ने बात कही सच थी? तो ये तीनों इमोशंस है। अब ये तीन इमोशंस एक बच्चा इसमें स्ट्रगल करता है। हम्म, कि ये मैं सिंपल सा सिनेरियो बता रही हूँ, आपकी मम्मी ने भी आपको कभी डांटा होगा, मैं हाँ, एक माँ हूं, मैं अपने बेटे को कभी कभी डांटती हूँ। हाँ, तो हम उस समय ही, जिस समय ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग घर में हो रहा है, हाँ, हम अपने बच्चे को उसके बाद उस बात को जाने ना दें, उस बारे में डिस्कशन करें। हाँ, हम बात करें उससे कि हाँ, बेटा अभी थोड़ी देर पहले आपको डांटा गया था, हम्म, तो आपको कैसा लगा? हम्म, और मैं जो आपसे ये कह रही हूँ, मैं अपने 15 साल के बेटे के साथ सालों से कर रही हूँ, हाँ, एंड आज वो बहुत स्ट्रांग है अपने ईक्यू, बहुत अच्छा। बहुत मैं स्ट्रांग है। निमिषा एक चीज समझना चाहूंगा आपसे, जो आप लोगों ने ले काउंसलर की बात कही, जी। जो कि एक सीमित जानकारी के आधार पर लोगों की थोड़ी मदद कर सकते हैं। ले काउंसलर को मैं इसी तरह से देख रहा हूँ, जी। थोड़ी ट्रेनिंग पाकर, थोड़ी समझ पाकर, कुछ अपनी जो रस्टिक विजडम है उनकी, हम्म। उसके साथ उसको मिलाकर आसपास के लोगों की कुछ मदद कर सकें। तो सुनील जी, ले काउंसलर का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बोला, हाँ। वो एक्चुअली टेक्निकली बहुत मदद रूप की वजह से नहीं, वो हम्म। आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला मैंने। अच्छा, कि आइडेंटिफिकेशन। अभी जैसे आपने मुझे जो ये केस भेजा जी। है ना, जी। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये जो नाबालिग लड़की है, ये कुछ 14-15 ऐसे कुछ रही होगी, हाँ, कुछ उम्र होगी इसकी, या हाँ, 16 साल ऐसे कुछ होगी, हाँ, और लड़के थोड़े से शायद बड़े हैं, हाँ, ऐसा है। तो अब मैं अगर आपको एक सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में पूछूं कि आपका बच्चा है अगर इतना बड़ा, या मेरा बच्चा है, हम्म, और वो कुछ इमोशनली एक्सपीरियंस कर रहा है, हाँ, चाहे वो गांव है चाहे शहर है, हाँ, पर जैसा हमारा माँ बाप का या बच्चों का रिलेशन होता है, देखते हैं हम उनको, खाना खाया कि नहीं, खेलने निकले कि नहीं, है ना? तो हाँ, क्या इस लड़की को हम्म, इसके घर में कोई भी नहीं देख रहा होगा? क्योंकि भाई जो आपने मुझे केस हिस्ट्री दी, हम्म, उसमें उनके माँ बाप के बारे में कुछ है नहीं कि वो लोग क्या नहीं है, करते हैं, क्या है, मुझे नहीं। उसके बारे में कोई पता नहीं है। हम्म, लेकिन नॉर्मल तरीके से अगर आप ऐसे समझिए, हम्म, अगर किसी बच्चे में कोई बदलाव आ रहा है, हम्म, उसके नेचर में, उसके बिहेवियर में, वर्तन में कोई बदलाव आ रहा है, तो उसके आसपास के लोग नोटिस करते हैं, हम्म, उसके आसपास के लोग पक्का नोटिस करते हैं। भाई जैसे अब वो जिस पहले लड़के से प्रेम करती थी, जब हम्म, उसने आत्महत्या कर ली, और हम्म, वो कुछ दिन बहुत गुमसुम थी, हम्म,
वो आइडियल टाइम था उसको मदद पहुंच पाने के लिए, पर हाँ कुछ नहीं हुआ वो टाइम पे, और फिर कुछ टाइम बाद उसने बाहर जाकर खुद आत्महत्या कर ली। तो हम्म, अगर आप इसका पूरा प्लॉट समझिए, हाँ बहुत सारा समय और बहुत सारा हमारे पास मौके थे मौके थे, मौके थे। जहां पे इस बच्चे को मदद की जा सकती थी, बिल्कुल। सिर्फ अगर सबको एक जानकारी मिलती। हम्म, एक जानकारी क्या है? कि हम अपनी भावनाओं में बहुत असर में आते हैं जब भी जीवन में कोई बड़ा हादसा, बदलाव या कोई बड़ा एक्सीडेंट या कुछ होता है। हम्म, हमेशा जी। हम में से कोई भी रोबोट नहीं है, और हम्म, हम में से कोई आइलैंड जैसा नहीं है, द्वीप जैसा नहीं है कि हम्म, हम अफेक्ट नहीं है। जुड़े हुए हम हैं एक दूसरे हम से। जुड़े हुए हैं। हम बहुत सी चीजों को देख के अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास में अफेक्ट होते हैं। हम्म, और हमारे मनोविज्ञान में एक बहुत लंबी सी लिस्ट है जो कि ये बताती है कि हम्म, कौन कौन सी ऐसे बनाव हैं जीवन में हम्म, जिनसे लोग ट्रिगर होते हैं, बटन दब जाता है। हम्म, बिजली का बटन दब जाता है ना, लाइट का, हाँ लाइट चालू हो जाती है। हाँ। तो इसी तरह से चिंता है या उदासी है, ये हम्म, हमारे अंदर कहाँ से बटन दब जाता है? हम्म, हमारा कौन सी जिसे हम कहेंगे अनहेल्पफुल, हम्म, हानिकारक, या जो मदद रूपी नहीं है, जी। ऐसा थॉट पैटर्न शुरू हो जाता है। हाँ तो ये दबाने वाले, ये बटन दबाने वाले कोई ना कोई बनाव जरूर होते हैं। हाँ। तो अगर ये एक छोटी सी जानकारी है जो कि ले पर्सन काउंसलर के थ्रू हम्म, गांव में फैलाई गई है, हम्म, अगर हम एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं, तो हम्म, आपको नहीं लगता कि ये जो मामला ऐसा हुआ है हम्म, शायद कुछ और होता?